हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी से संबंधित, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए, प्रैक्टिस को सॉल्व कीजिए और मॉडल पेपर जो भी आपके पास हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए और रिविज़न कीजिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था, उसका ये हल दिया हुआ है। कह रहे हैं, सिंह द्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय इनमें से कोई नहीं। तो सिंह द्वार शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष? कह रहे हैं, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। तो अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। देखिए, इसकी व्याख्या दिया हुआ है। कह रहे अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य कीर्तियां हैं गरहड़, तीन सबूत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं इनमें से कोई नहीं। तो मेरी जीवन यात्रा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको मिल रहा होगा वर्तनी संबंधित, शुद्ध अशुद्ध से संबंधित सांकृत्यायन, सांस्कृत्यायन करके पूछा जाता है, लेकिन होता है सांकृत्यायन। फोकस कीजिए, पॉइंट शुड बी नोटेड। इसकी व्याख्या पे आते हैं। कह रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा 5 खंडों में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई। इनमें केवल पहले 2 खंड उनके जीवन काल में क्रमशः 1946 तथा 1947 में प्रकाशित हुई, तथा शेष 3 खंडों का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1967 में हुआ। इन विभिन्न खंडों में राहुल के जीवन के 33 वर्षों का प्रामाणिक ब्यौरा प्राप्त होता है। मुहावरेदार भाषा में लिखी गई इस कृति में उनकी मायावरी विद्या विद्या व्यसनी विद्रोही वृत्ति साकार हो उठी। क्या भूलूं क्या याद करूं लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा के अन्य भाग नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक शीर्षकों में। अगला प्रश्न कह रहे, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1933 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1936। तो प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। देखिए, पॉइंट शुड भी यहाँ नोट करना बहुत जरूरी है कि वर्तनी संबंधी में पूछा जाता है प्रेमचंद्र होता है कि चंद। तो चंद होता है, चंद्र नहीं। यहाँ में दा में रा नहीं है, पॉइंट शुड बी नोटेड, दा में रा नहीं है, प्रेमचंद होता है। ठीक, व्याख्या देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म लमही में सन 1880 ईस्वी में तथा उनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई थी। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते थे। इनके द्वारा लिखित उपन्यासों में प्रमुख गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला वरदान और कायाकल्प। इनके कहानी संग्रहों में सप्त सुमन, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम सदन, मानसरोवर 8 भाग। प्रमुख नाटकों में संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला आदि। निबंधों में कुछ विचार साहित्य का विदेश प्रमुख। उन्होंने माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण आदि पत्रों का संपादन भी किया। देखिए पॉइंट्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार का नाम है इलाज चंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यज्ञ इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। व्याख्या देखते हैं। कह रहे, हिंदी कहानी साहित्य की माइल स्टोन उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसके लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि को लिखी गई ये कहानी रचना शिल्प की दृष्टि से अपने से बहुत आगे की रचना है। गुलेरी जी की अन्य 2 कहानियां हैं, बुद्धू का कांटा तथा सुखमय जीवन 1911। केवल 3 कहानियों के माध्यम से ही गुलेरी जी हिंदी कहानी साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। अगले प्रश्न पर चलते। करें, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, कविता। तो उसको प्रगतिवाद कहा जाता है। क्या? प्रगतिवाद। व्याख्या पे आते हैं। कहते हैं, जो विचारधारा राजनीति क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्य क्षेत्र में प्रगतिवाद है। दूसरों शब्दों में मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद शब्द मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से सर्वथा संबंध है। प्रगतिवादी साहित्य की मूलधारा कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी की विचारधारा है।
अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहे हैं दिनकर की कौन सी काव्यकृत भीष्म पितामहियों धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? राष्ट्र में रचित कुरुक्षेत्र उर्वशी में से कोई नहीं तो कुरुक्षेत्र है। क्या? कुरुक्षेत्र रचना ना। देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या भी देखना चाहिए, उससे हमको और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं। तो कह रहे दिनकर की कुरुक्षेत्र नामक काव्य कीर्ति भीष्म पितामह धर्मराज के संवाद के रूप में रचित कुरुक्षेत्र के धर्मराज संवेदनशील योद्धा के मूर्त रूप हैं, जो आत्मग्लानि के अतिरेक में अपने को ही युद्ध का उत्तरदायी मानकर भीष्म के सामने विलाप करते हैं। भीष्म सामाजिक चेतना के प्रतीक है, इसलिए वे युद्ध की नियति के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति के संदर्भ में जो मूल्य है वे ही समाज के संदर्भ में दोष बन जाते हैं। रश्मिरथी में केवल कर्ण के चरित्र का वर्णन है तथा उर्वशी में दिनकर ने उर्वशी और पुरुवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है? रामविलास शर्मा। इसकी व्याख्या पे आते हैं। कह रहे हैं कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र यूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, जबकि रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक और उन्होंने मार्क्सवादी आलोचना से प्रभावित प्रगति और परंपरा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य आदि निबंध संग्रहों की रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह और कुटज। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध हैं चितवन की चाह, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि। विद्यानिवास मिश्र की तरह कुबेरनाथ राय भी हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्थान के ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह प्रिया, नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग आदि हैं। ठीक, नेक्स्ट कुछ पॉइंट प्रश्न उसको भी देखते हैं। कह रहे हैं हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, अमृत राय। तो हंस पत्रिका के संपादक का नाम है प्रेमचंद्र। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद जी हैं। देखिए चंद्र दा में रा नहीं, चंद है। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस बनारस 1930 ईस्वी पर भी तत्कालीन साहित्यिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण माध्यम बनने में समर्थ हुआ। प्रकाशित होते ही हंस समकालीन हिंदी कथा साहित्य का प्रतिनिधि पत्र बन गया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त इसमें उच्चकोटि की कविताएं, एकांकी, निबंध और आलोचनाएं भी प्रकाशित होती थी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान, अमृतराय, राजेंद्र यादव आदि ने समय समय पर हंस का संपादन किया। यह इस युग का एक जागरूक मासिक पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किस कीर्ति के रचनाकार दुष्यंत कुमार अपनी केवलधार खूटियों पर टंगे लोक, साय में धूप, युगधारा। तो कौन है? साय में धूप। इसकी व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित में से साय में धूप कीर्ति के रचनाकार को दुष्यंत कुमार और दुष्यंत कुमार के अन्य काव्य संग्रह सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, जलते हुए वन का वसंत आदि। हिंदी कविता में गीत और गजल लिखने में दुष्यंत कुमार का कोई सानी नहीं है। युगधारा के रचनाकार नागार्जुन, खुटियों पर टंगे लोग के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं? नवगीत वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो नई कविता, नई कहानी और नई आलोचना के समान ही 1948 से 50 के मध्य नवगीत लेखन की परंपरा प्रकाश में आई। आधुनिकता और वैज्ञानिक युग बोध सौंदर्य के दावेदार तथा कथित नवगीतकारों ने अपने गीतों का नवगीत, नया गीत, अगीत, परगीत, लोकगीत, कबीर गीत आदि नामों से अभिहित है किया। 1959 में तीसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ ही नवगीत विधा की पूर्ण स्थापना हुई। नवगीत के प्रसिद्ध नायक वीरेंद्र मिश्र हैं। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं
निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेंद्र कुमार, अज्ञे, राही मासूम रजा। तो देखिए, राही मासूम रजा जो है वो एक उपन्यासकार, एक आंचलिक उपन्यासकार है। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं डॉक्टर राही मासूम राजा के लेखन में पर्याप्त सादगी और साक्षता देखने को मिलती है। इनका औपन्यासिक सृजन बहुत अधिक नहीं है। डॉक्टर इनके द्वारा लिखित और सर्वाधिक चर्चित उपन्यास आधा गांव है। इसे आंचलिक उपन्यास की अभिधा प्राप्त। इस उपन्यास में हिंदू और मुसलमानों के विभाजन की कहानी भी प्रतीकात्मक स्तर पर प्रस्तुत की गई। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास टोपी, शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत, जौनपुरी, दिल का एक सादा कागज आदि। जैनेंद्र योग्य मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार है, जबकि यशपाल मार्क्स से प्रभावित उपन्यासकार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं प्रेमचंद की कौन सी कृत अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद की कौन सी कृत अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, पूछा गया क्वेश्चन है। कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला, इनमें से कोई नहीं। तो सोजे वतन जो है अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई। व्याख्या देखते हैं। करें प्रेमचंद उपन्यास क्षेत्र में जितने महान हैं, कहानी क्षेत्र में उससे भी कहीं अधिक महान है। प्रेमचंद कहानी क्षेत्र में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा के प्रतिष्ठापक हैं। इनकी उर्दू कहानियों के संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त करके जलवा दिया था। उनकी श्रेष्ठ कहानियाँ शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, वज्रपात, रानी सारंधा, ईदगाह, अग्नि समाधि, पूस की रात, सुजान भक्त, कफन आदि है। जबकि कायाकल्प और निर्मला प्रेमचंद के उपन्यास हैं। कायाकल्प और निर्मला प्रेमचंद के उपन्यास। अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, पेरमाल रासो। तो बीसल देव रासो। कौन? बीसल देव रासो। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं नरपतिनाथ द्वारा रचित बीसलदेव रासो मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि काव्य। आदिकाल के गेय साहित्य में इसकी चर्चा महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। बीसलदेव रासो वस्तुतः प्रेमाख्यान परंपरा की कोट में आता है। इसमें विवाहानंतर पति पत्नी के संपर्क से प्रेम के विकास का प्रत्यक्षीकरण दिखाया गया। इस ग्रंथ में वीर रस के परिपाक तकनीक भी नहीं हुआ है। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस का प्राधान्य है, जबकि खुमार रासो, दलपत विजय, परमाल रासो या आल्हखंड जगनिक तथा पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की वीर रस प्रधान काव्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसे भूषण रीत काल की किस काव्यधारा के कवि? भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, आश्रयवादी काव्यधारा। तो भूषण जो है वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। रीतिबद्ध। इसकी व्याख्या पे आते हैं। कह रहे हैं भूषण रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा भूषण रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। रीतिबद्ध काव्यधारा के अन्य प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, मतीराम देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सुरति मिश्र, सोमनाथ भिखारी दास, दूल्हा रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह ग्वाल आदि। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। मोहन राकेश। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। तो मोहन राकेश लिखित एक नाटक है लहरों के राजहंस। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक लहरों के राजहंस का प्रकाशन 1963 के लगभग हुआ था। यह कृति अश्वघोष के सौंदरनंद चरित्र पर आधारित। इसमें नंद के माध्यम से वर्तमान युगीन मानव की अनिश्चयात्मक स्थिति को दर्शाया गया और राकेश मोहन ने नाट्य जगत में 3 नाटकों की रचना की, मगर इन कृतियों से ही उनका स्थान अन्यतम है। इनके द्वारा लिखित 2 अन्य नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में प्रकाशित हुआ था,
यह महाकवि कालिदास के परिवेश रचना प्रक्रिया तथा बेहड़ा सरोवर से संबंध है। यह रोमानी भावुकता से युक्त नाटक है। इनका तीसरा नाटक आधे अधूरे है, जो 1969 में रचा गया। जन्मेजय का नागयज्ञ प्रसाद की नाट्य कीर्ति है, जबकि सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की तथा मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कीर्ति है। तो सिंदूर की होली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन हुआ ना भी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तुलसी, सूरदास, कबीर, जायसी। तो कबीरदास को। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं, आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना क्षेत्र में अद्वितीय स्थान है। इनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, युग गोस्वामी तुलसीदास, जायसी, ग्रंथावली की भूमिका, चिंतामणि 2 भाग, रसमीमांसा, भ्रमर, गीतसार, सूरदास आदि उल्लेखनीय। उन्होंने तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध करने के लिए उनके समक्ष हिंदी के किसी कवि को महत्व नहीं दिया। शुक्ल अपने नीतिवादी दृष्टिकोण के कारण सूर्य के पद प्रति और अपनी वर्ण व्यवस्था तथा अवतारवाद में आस्था के कारण कबीर आदि निगुण कवियों के प्रति न्याय नहीं कर सके। तुलसीदास के प्रति उनका मोह कबीर के प्रति अन्याय कर गया। अगला प्रश्न कहना, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। तो सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति जो है एक निबंधकार के रूप में भी। किसमें? निबंधकार के रूप में। ये देखिए, है ना, इसकी व्याख्या दिया हुआ है, ठीक। कह रहे हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है। सरदार पूर्ण सिंह जीवन और व्यवसाय की दृष्टि से वैज्ञानिक थे, किंतु उनके निबंधों में लबालब भावात्मक के साथ साथ मानवतावादी के दृष्टिकोण की प्रधानता, स्वाधीन चिंतन और प्रगतिशीलता इनके निबंधों में के नैसर्गिक गुण हैं। इनके निबंध आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता तथा अमेरिका का मस्त योगी वर्ल्ड फिटमैन पर्याप्त लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन करें, उनकी मतलब किस कहानी के लेखक जैसे प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। तो छोटा जादूगर ये जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? संस्कृत के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज, मार्क्सवाद, राग दरबारी। तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवादी। ये देख लीजिए, इसकी व्याख्या दिया हुआ है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं हम। अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।